अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। जी बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट, जी बच्चे, हाँ जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने केमिकल इंडस्ट्री को डिस्कस किया था और साथ में हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही है, सारे के सारे, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, और चले मैं आपके सामने पहले स्लाइड शो करता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा यहाँ बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आज का हमारा चैप्टर होगा बेटा, ठीक है, चैप्टर नंबर 16। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आप एक तरह से देखें तो आपके पास ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है बेटा, आई थिंक सो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चे जी, तो सबसे पहले बात तो यह है बेटा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। तो ऑब्वियसली आपके पास ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है एबनॉर्मेलिटीज इन द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जाहिर बात है बेटा, ह्यूमन बीइंग की वजह से हम इंसान क्या है बेटा, माहौल को एडवर्सली डिस्टर्ब कर देते हैं बाय पोल्यूटिंग द वाटर, सॉइल, एयर। ठीक है बच्चे, तो ये सारे के सारे जो पोल्यूशंस की वजह से या इन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा, कम्युनिटी के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट होगा, इनको बेसिकली हम केमिस्ट्री के उस ब्रांच में पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ज़रा हम डिस्कस करते हैं बेटा, ज़रा देखें ज़रा सारे बच्चे, इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें बेटा एनवायरनमेंट की, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर है। ठीक है बेटा, जो आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स है ना, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी सारे डिटेल यहाँ पे थ्योरी लिखने की ज़रूरत कोई भी नहीं था, इसलिए लिखा भी नहीं है, और सिर्फ उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है जो आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो मैं जो आपको पॉइंट यहाँ बताऊँगा आपने साथ साथ उसको भी देखना है एमसीक्यूज के हवाले से। एटमॉस्फेयर आपके पास क्या है बेटा, 1000 किलोमीटर थिक गैसियस लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपके पास अर्थ सरफेस है उससे तकरीबन 1000 किलोमीटर अबव की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 1000 किलोमीटर थिक गैसियस 1000 किलोमीटर थिक गैसियस लेयर है बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स में उन्होंने कहा हुआ है कि एक अपर हमारे पास है जिसमें अबाउट तकरीबन 1000 किलोमीटर है, और 5.6 किलोमीटर आपके पास जिसके अंदर कंटेन हाफ ऑफ द मास ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। मतलब जो एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेस के लेयर्स मौजूद है, 1000 किलोमीटर में से जो 5.6 किलोमीटर है मैक्सिमम क्या होंगे बेटा, मास ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर मौजूद होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें देखें जरा गौर से देखें बेटा, दैट इज नाइट्रोजन आपके पास 78% एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% है। अब आपके पास ये जो एटमॉस्फेयर, ये कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट में आपके पास जो एटमॉस्फेयर है ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे। अब आप देखिए इसमें डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर, और आपके पास ये वो गैसेस है जो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। बट कुछ ऐसे गैसेस भी है जो ट्रेस अमाउंट में है। ट्रेस अमाउंट से मुराद क्या है, जो कम क्वांटिटी में है। दीज आर वाटर वेपर्स, ये आपके पास वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियोन, और इसके साथ वाटर वेपर्स की यहाँ बात की है क्रिप्टोन और जेनोन। ये बेसिकली वो गैसेस है जो ट्रेस अमाउंट में है, और ये आपके पास वो गैसेस है जो ज्यादा कंसंट्रेशन में है। आपने एमसीक्यूज के हवाले से इन पॉइंट्स को आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन और एडवांटेजेस, क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या एडवांटेजेस है, तो बेटा याद रखिएगा। दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशंस लाइक कॉस्मिक रेज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। जाहिर बात है बेटा, आपको याद हो या आपको पता हो कि जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस आती है लाइक कॉस्मिक रेस। ये जो कॉस्मिक रेस है बेटा, याद रखिए कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कॉस्मिक रेस की, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, जिसमें हमारे पास कॉस्मिक रेस है, इसमें हमारे पास एक्स रे है, गेमा रेस है, अल्ट्रावायलेट रेस है, IR है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशन है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, जो सन से आते हैं बेटा हमारी तरफ, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करती है। मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो हीट है उसको भी बैलेंस रखते हैं। देखिए बेटा, कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है बेटा, ये बेसिकली इन्हीं गैसेस की वजह से होती है। आप याद रखिएगा बेटा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम आगे बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, तो ये बेसिकली ये जो गैसेस की कंसंट्रेशन में एबनॉर्मेलिटीज आने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होती है, ठीक है बेटा। गैसेस आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। याद रखिएगा बेटा, इसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ की एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं है बच्चे, अगर आपके पास ये गैसेस मौजूद ना हो, ठीक है बच्चे। इसमें आपके लिए कोई मुश्किल, कोई कम्प्लेक्स बातें नहीं है बेटा, ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, इनको हम रीड आउट करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई बात यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली हो तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आपको MCQs के हवाले से दिया हुआ है, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ पढ़ना है इनको, ठीक है। अब जिसमें ऑक्सीजन, आपको पता है ब्रीथिंग में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपको पता है बेटा नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बेटा, इसके बगैर प्लांट्स के भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, जब फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट कभी जिंदा नहीं रह सकते। मॉइस्चर है, मॉइस्चरिंग, फ्रेशनेस है, इन चीज़ों के लिए हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर बेसिकली वाटर बॉडीज को कहते हैं, इट इंक्लूड वाटर बॉडीज। ओशन जो है आपके पास टोटल 97% आपके पास ओशन है, आपके पास बाकी 3%, मतलब ओशन से मुराद ये जो जितने भी आपके पास हाइड्रोस्फेयर है, पानी जहाँ पे हो, दैट इज़ बेसिकली आपके पास 97% इस दुनिया में, इस यूनिवर्स के अंदर 97% वाटर है, ठीक है, जिसमें आपके पास 97% में से भी तकरीबन 2% पोलर आइस कैप में मौजूद है। पोलर आइस कैप वो है जो हमारी अप्रोच में नहीं होती, ये आपको जो है बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर आपको मिलेंगे, और ये इंतहाई आपको पता है एक तरह से वेरी फ्रीज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। फ्रेश वाटर आपके पास 1% है बेटा, फ्रेश वाटर, जिसमें से आपके पास रिवर मौजूद है, लेक्स मौजूद है, स्ट्रीम्स मौजूद है, ग्राउंड वाटर वगैरह मौजूद है। इसमें से भी जो यूज करते हैं हम इस 1%, देखिए बेटा ये जो 1% है ना, टोटल 97% में से 1% हमारे यूटिलाइजेशन के लिए है, मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी को, वाटर को, वो 1% है। इन 97 में से भी 1% हम इस्तेमाल करते हैं, और इन 1% में से भी आपके पास रिवर, लेक, स्ट्रीम वगैरह, ग्राउंड वाटर वगैरह सारे इसमें शामिल हैं। और इसी 1% में से भी आपके पास 69% जो आपके पास इस 1% फ्रेश वाटर है वो हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। इसमें से 23% हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, और ओनली 8% ऐसे हैं, इस 1% में से भी 8% ऐसे हैं जो डोमेस्टिक पर्पस में हम इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए, जिसमें कपड़े भी धोना है आपने, इसी को पीना भी है, बर्तन भी वॉश करना है, सारे के सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक हो गया बच्चे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं बेटा, ज़रा बताया जल्दी से। क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ जी जी बच्चे, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? ये तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट है आपके पास लिथोस्फेयर, कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ एक्सटेंडिंग 100 किलोमीटर डीप। ये जमीन के नीचे की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके पास 100 किलोमीटर डीप अगर चले जाए तो वहां पे जो रिजिड रॉकी क्रस्ट होंगे उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहेंगे। द मेंटल कोर आर द हैवी इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द अर्थ मैस। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द मैस इज कंपोज्ड ऑफ 11 एलिमेंट्स। 99.5% जो अर्थ क्रस्ट है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये बेटा MCQs के हवाले से आपने याद रखनी है बेटा। अर्थ क्रस्ट के अंदर याद रखिएगा ऑक्सीजन आपके पास 46% है, और सिलिकॉन आपके पास 27% है, एल्युमिनियम आपके पास 8.13% है, आयरन 5% है, कैल्शियम 3.63, सोडियम आपके पास 2.83 है बेटा, पोटाशियम 2.59 है, मैग्नीशियम एंड इसी तरह ये आपके पास ट्रेस अमाउंट में मौजूद होगा। ठीक हो गया बच्चे? क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। तो ये आपके पास MCQs के हवाले से है, तो इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ MCQs है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो रही है इनको आपने पढ़ना है।
रटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन वैल्यूज़ को ऑब्वियसली वैल्यूज़ को आपको याद रखनी पड़ेगी जो बड़ा फेमस है, लाइक ऑक्सीजन की बात हो गई, एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, इस तरह की जो वैल्यूज़ को आपने याद रखनी है। बायोस्फीयर्स, द रीजन ऑफ द अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, इट इंक्लूड्स, ठीक है, ये वो है जो आपके लाइफ को सपोर्ट करती है। लोअर एटमॉस्फेयर है, ओशन है, रिवर्स है, लेक्स है, सॉइल्स है और सॉलिड सेडिमेंट्स है, ठीक है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके बाद आते हैं बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है बेटा? द स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर के स्मॉलर यूनिट है। ये हम इंसानों के भी एक इकोसिस्टम है, जानवरों के अपने इकोसिस्टम है, मतलब हर किसी के अपने एक इकोसिस्टम होता है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें खाना खाने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ते हैं, हमें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ते हैं। तो बेसिकली इनको हम कम्युनिटी इकोसिस्टम कहते हैं, जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। देखिए, कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, दैट इज एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द रीजन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, वाटर एंड एयर। Environmental pollutant, any substance that adversely affect the human health, quality of life and the natural functioning of the ecosystem। जाहिर बात है बेटा, ये पोल्यूटेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से आजकल देखें ना, बहुत सारे अजीब वगैरह बीमारियां हमारे आजकल हमें देखने को मिलते हैं बेटा, ये सारे के सारे इसी पोल्यूशंस की वजह से है। काजेस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब आप देखिए मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा, कि आजकल तो ये जो कोरोना वायरस है, इस वजह से कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत कम हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, मैंने तो इस साल तकरीबन 8-9 साल बाद मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, लाहौर में जून जुलाई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई। पहले तो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही। वजह यह है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो कोविड-19 है, इस वजह से आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री बंद हो गई बेटा, तो याद रखिएगा पोल्यूशन कम हो गए, एयर पोल्यूशन बहुत कम हुआ। इस वजह से नेचुरल प्रोसेस है, कहते हैं कि जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ था, अभी हम आगे पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, वो बेसिकली ओजोन लेयर की डिप्लीशन दोबारा रिफिल हो गए, दोबारा वो जो डिप्लीशन थी, जो सुराख था बेटा, वो खत्म हो गया, वो होल खत्म हो गया ड्यू टू दिस कंडीशन, जिसमें आपके पास आजकल जो हालत है लॉकडाउन का। तो इस वजह से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से हमारे लिए नियामत भी है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो गए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो गए बेटा। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास एक पोल्यूशन की वजह से होता है। काजेस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास क्या है बेटा? एक तो हमारे पास मेन फैक्टर में रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन बढ़ने से होते हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन काज होते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं? द वेस्ट प्रोडक्ट coming from the chimney of the industrial units and the exhaust of the automobile are called primary pollutants। मतलब ये आपके गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होते हैं या जो चिमनी होते हैं, बड़े बड़े चिमनी होते हैं, आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर जहाँ से धुआं निकलता है बेटा, तो बेसिकली ये मेन सोर्स है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड्स है, ये सॉक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ये आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, ये आपके देखें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स है, अमोनिया है, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन है, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है। दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स या द पोल्यूटेंट विच आर नाउन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है बेटा? वो पोल्यूटेंट है जो इन प्राइमरी पोल्यूटेंट से प्रोड्यूस होता है। द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड रेन जिसको आप कहते हैं एसिडिक रेन, कार्बोनिक एसिड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट है, ठीक है, पान जिसको कहते हैं, ओजोन है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है, परऑक्सी बेंजोल है। दीज आर बेसिकली सम डिफरेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ये है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है इसमें आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। सोर्सेस ऑफ मेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के लिए मेन सोर्सेस है वो कार्बन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है। HC मींस हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बेटा एमसीक्यूज के हवाले से जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सोर्सेस आपके पास क्या है बेटा, जरा देखें, एक तो नेचुरल सोर्स है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बात आपने जरा गौर से सुनना है बेटा, जो नेचुरल प्रोसेस है वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफिशा जहाँ पे फटते हैं बेटा, इन वजह से भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। नेचुरल गैस एमिशन की वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस की वजह से बेटा,
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फ्यूल वगैरह जो हम बर्न करते हैं, तकरीबन 75% पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इसी वजह से होता है। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की कंजम्पशन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है, ये सारी बातें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह की वजह से भी प्रोड्यूस होंगे। इंडस्ट्री की वजह से आपको पता है आयरन स्टील की वजह से होता है बेटा, पेट्रोलियम की वजह से, सीमेंट की वजह से, ब्रिक क्लेन की वजह से, पेपर पल्प वगैरह की वजह से भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज हो सकती है। ठीक है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड के मेन काजेस है ये। सोर्सेज में एक और बात याद रखिए बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन और डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एक और बात याद रखिएगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर। इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे मार देते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलता। आप सो रहे होंगे और आप लंबी नींद सो रहे होंगे और आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, अभी मैंने बात की, यहाँ पे आ जाएंगे। कलरलेस है बेटा, ऑर्डरलेस है, लाइटर है देन एयर, वाटर सॉल्युबल है। टॉक्सिक है बेटा, इट बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, नो मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन काजिंग हेडेक, फैटिक, अनकॉन्शियसनेस, इवेंचुअली डेथ। ठीक है, इट्स एंटीडोट इज हाई प्रेशर। अगर किसी को देखे बेटा, आपने सुना होगा, चलो मैं इस वाक्य को भी यहाँ बता के जाऊँगा ताकि आपके लिए ये नॉलेज के हवाले से भी क्लियर हो जाए। बेटा आपने सुना होगा कि रात को आप सोते वक्त कोई भी चीज़ बर्निंग हो रही हो उसको बंद करके सोना चाहिए। ठीक है बेटा, बर्निंग से बेसिकली क्या होता है, बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बर्निंग की वजह से ख़त्म हो जाएंगे तो दम घुट जाता है, इसको कहते हैं सफोकेशन होना, दम घुटना। इंसान जो है, इसलिए रात कहते हैं ना, रात को दरख्तों के नीचे ना सोया करे क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होंगे बेटा तो याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बर्निंग हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके बॉडी में जाने के बाद आपके हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट आप बैठे बैठे आपको पता ही नहीं चलेंगे कि आपकी जो है डेथ हो गई होगी, अल्लाह ना करे। मतलब वो लोग जो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड में काम करते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड में ज़्यादा सांस ले लें, उनकी डेथ एब्रप्टली और रैपिडली पता ही नहीं चलेगा, आपको डेथ हो जाएंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड की कुछ सोर्सेस है, नेचुरल सोर्स है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नेचुरल सोर्स में बैक्टीरियल एक्शन है, प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कंबशन ऑफ कोल है, कंबशन ऑफ ऑयल है, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस है, कंबशन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन इज द पेट्रोल। Both are produced by the oxidation of nitrogenous compound present in the fossil fuel in the atmosphere residence time of the। अब बेटा ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो रेजिडेंस टाइम है ना वो 4 डेज है, 4 दिन तक ये रह सकते हैं। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 3 डेज। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, पॉइंट आपने याद रखनी है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बेटा आपके पास, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, विच इज कैरीड डाउन इन द आइदर रेनफॉल और एज डस्ट। ठीक है, जिसको हम एसिडिक रेन भी कह सकते हैं। सल्फर ऑक्साइड के हमारे पास कुछ सोर्सेज है, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। वैल्क्यूनिक से आपके पास तकरीबन 67%। ठीक है, और ऑन ग्लोबल स्केल की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ क्रूड ऑयल, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है बेटा, दे फॉर्म सल्फेट एरोसल। सल्फेट एरोसल कहते हैं मिस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शन काजिंग severe respiratory troubles especially among the older people। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए सांस लेने में जो तकलीफ होता है बेटा वो बेसिकली इनकी वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मेजर सोर्सेज ऑफ एसिड डेपोजिशन। हाइड्रोकार्बन में ये आपके पास प्लांट्स एंड ट्रीज है, नेचुरल सोर्स में। पैडी फील्ड प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ये पैडी फील्ड नाम है बेटा उस प्लांट का। और ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोड्यूसेस मीथेन गैस थ्रू दी एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑटोमोबाइल है, सॉल्वेंट इवापोरेशन है, सॉल्वेंट इवापोरेटर है, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ वुड है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम है, बर्निंग ऑफ क्या है बेटा, इंसिनरेटर। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास जो बर्निंग है उन तमाम से ये चीज़ प्रोड्यूस होता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट या पोल्यूटेड एयर ऑन द इन्वायरमेंट। एसिड रेन क्या है बेटा, यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स आ रहे हैं, जरा देखें। डिस्कवर किया था अगस्त स्मिथ ने 1650 में अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन 1950s। ठीक है बच्चे, और इनिशियली रिफर्ड एज द प्रेसिपिटेशन विच इज मोर एसिडिक देन द नेचुरल रेन। द pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन वाटर शुड बी 5.6। बेटा जिसके अंदर एसिडिक ना हो वो 5.6 होगा। द रेन वाटर हैविंग pH लेस देन 5 इज कंसिडर्ड ट्रूली एसिडिक।
ठीक है बच्चे, ये आपके पास 5 हो तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। जिसमें ये आपके पास रिएक्शन देगा, देखिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। द एसिड deposition includes both wet rain, snow, fog and dry acidic deposition. In some countries, due to release of HCl by volcanic eruption, there is a temporary acidic rain. ठीक है बच्चे, तो इनमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंसेस है और डायरेक्ट पॉइंट्स है एमसीक्यूज के हवाले से, तो आप लोगों ने याद रखनी। हार्मफुल इफेक्ट क्या है बेटा, एसिडिफिकेशन से रॉक, सॉइल वगैरह, बिल्डिंग वगैरह इफेक्ट होते हैं। एल्युमिनियम, मरकरी, लेड, कैल्शियम वगैरह, दीज हैवी मेटल्स आर एक्यूमुलेटेड इन द फिशेस। द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लॉग्स द गिल्स ऑफ द फिशेस एंड कॉज सफोकेशन। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है बेटा उन फिशेस के लिए जो पानी के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो एसिडिक रेन है, ये तमाम हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिजोल्व करके पानी के अंदर क्या करते हैं, सीव कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो हैवी मेटल्स है वो फिशेस के गिल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, क्लॉग्स हो जाते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस का सफोकेशन, ठीक है, मर जाते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन लीच न्यूट्रिएंट। लीच कहते हैं बेटा जो आपके पास सॉइल है उनके दरमियान छोटे छोटे जो पोर्स है ना, उनसे पानी या उनसे जो है ये एसिडिक रेन नीचे की तरफ फ्लो करे, इसको कहते हैं लीचिंग करना। डैमेजिंग क्या करेंगे, लीव्स, प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट वगैरह। अच्छा, इसके बाद डैमेजिंग बिल्डिंग मटेरियल में सच है स्टील है, पेंट्स है, प्लास्टिक है, सीमेंट है, ये सारे एग्जांपल्स आपके पास इनकी है, तो इस वजह से होता है। स्मोक आपके पास बेटा दो टाइप्स के होते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा। इट इज मेनली प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ कोल। ऑक्सीडाइजिंग और फोटोकेमिकल स्मोक कौन से होते हैं बेटा, जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन होंगे बेटा। इट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पोल्यूशन इन द एयर। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है बेटा इसकी, इट इज अ येलोविश ब्राउनिश ग्रे हैज। ठीक है बेटा, हैज कहते हैं जिसको ये 10 पार्टिकल की तरह होता है, ठीक है, धुआं की तरह। ये आपने देखा होगा वैसे, ये जो स्मोक है सर्दियों में आपने देखा होगा बेटा, लाहौर में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमने देखा है बेटा, स्मोक वाटर वेपर्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं और बाकायदा आपको नज़र भी आते हैं धुआं की तरह। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस कंपोजिशन। The yellow color in the photochemical smoke is due to the presence of nitrogen dioxide. The following conditions are required for the formation of smoke. उसके लिए कुछ कंडीशन है, like there must be sufficient नाइट्रोजन के ऑक्साइड होने चाहिए, volatile organic compounds होना चाहिए और vehicle traffic वगैरह की वजह से होना चाहिए। Sunlight so that some of the chemical reaction may occur at the rapid rate. ठीक है, the movement of the air mass must be little so that reaction are not disturbed. The overall result of photochemical smoke is in afternoon is the build-up of the oxidizing agent such as hydrogen peroxide, nitric acid peroxide, acetylene, acetyl nitrate, and ozone in the air. One is an irritant and is also toxic to plants. ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं ओजोन। एटमॉस्फेयर में ओजोन इस लो बॉइलिंग पॉइंट्स गैस होते हैं बेटा, एंड इन द और ये क्या है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के डिफरेंट फॉर्म है। ये प्रेजेंट कहाँ पे बेटा, द मेन ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 15 to 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, 15 to 40 किलोमीटर अर्थ से ऊपर होगा। इट इज जस्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर विच एग्जिस्ट अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द atmosphere, it is present in small concentration throughout this atmosphere. The amount of ozone in the atmosphere is expressed in Dobson unit, DU, Dobson unit कहते हैं। The normal amount of ozone in the atmosphere, ozone is about 350 Dobson unit में होना चाहिए। अगर 350 Dobson unit से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये कंसिडर होता है बेटा ओजोन डिप्लीशन में। ठीक है, प्रोडक्शन इन ट्रॉपिकल रीजन यूजुअली इन मेसोस्फेयर, ऑक्सीजन की हमारे पास कैसे जो है ओजोन फॉर्म होगा बेटा, इस प्रोसेस से, प्रोडक्शन इस प्रोसेस से फॉर्म होंगे। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है, फिल्टर हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सनलाइट लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। डिप्लीशन कहते हैं सुराख होना, होल होना। इन 1980s a large hole in the ozone layer over Antarctic was discovered
since mid 1970s the thickness of the ozone layer has been decreasing over the Antarctic during the springtime. By the mid 1980s, loss in ozone at some place over Antarctica reaches to the about 50% of the total overhead amount. देखो बेटा आपके पास कितना severe cause है ये. The region in which ozone depleted substantially in every year during September to November is not term as ozone hole. बेटा ये बात भी याद रखिएगा बेटा, कब ज्यादा होता है? सितंबर से नवंबर के दरमियान ज्यादा ओजोन की डिप्लीशन होती है. रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन. इसमें आपके पास देखिए रिएक्शन दिया हुआ है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है. और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये बेसिकली ओजोन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. एज अ रिजल्ट बेटा याद रखिएगा ओजोन डिप्लीट हो जाती है. बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है. A single chloride free radical can destroy up to, देखिए बेटा आपके पास 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को, मतलब एक सिंगल क्लोराइड जो है ना, क्लोराइड फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. देखिए बेटा आपको जरा देखें कि कितने ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं आपके एसी वगैरह की वजह से, फ्रिजेस वगैरह की वजह से बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं. इफेक्ट ऑफ ओजोन एज अ पोल्यूटेंट. अब हम जरा पोल्यूटेंट के तौर पे जरा इसको देखेंगे. हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं बेटा ज़्यादातर. डैमेज आइज, डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यूज, ठीक है, एग्रेवेट अस्थमा, कफिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट. ये सारे बीमारियां हैं बेटा जो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर ओजोन की हो जाए तो काज हो जाती है. सारे थ्योरेटिकल है, ठीक है, इनमें इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बच्चे. इनको जस्ट आपने जस्ट रीड आउट करना है और फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज आपने इसको पढ़ना है. जी बच्चे क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी जी बच्चे क्लियर हो रहा है बेटा सबको? अच्छा, पेंट्स एंड अदर मटेरियल्स अटैक. याद रखिए बेटा ये जो आपके पास है ये अटैक करेंगे रबर. रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ द पेंट काजेस फैब्रिक डाइज टू फेड. इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है. अ हेल्दी मैन यूज एवरेज 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द फ्री ड्रिंकिंग वाटर पर डे. ये आपके पास एक उन्होंने वो दिया हुआ है जिसमें 60% एडल्ट के लिए और 70% हमारे पास बच्चों के लिए बाई वेट होना चाहिए. मैरीन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. सोर्सेज आपके पास दिया हुआ बेटा सरफेस एंड ग्राउंड फ्रेश वाटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. ह्यूमन एक्टिविटीज काजिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये आपके पास बहुत सारे काजेस है जिनको आप पढ़ लेना, ठीक है. लाइफ स्टॉक से आपके पास बेटा ये सारे आपके पास जो काजेस है ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपने वैसे एक दफ़ा पढ़ लेना. ऑयल स्पाइलिश है, ठीक है, जो पेट्रोलियम है, इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज एज अ फ्यूल, लुब्रिकेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक, रबर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड डिटर्जेंट्स. ये सारे आपके पास ऑयल स्पाइलिश की वजह से भी पोल्यूशन होता है. हार्मफुल इफेक्ट्स इनके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इनको ज़रा आप एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है बच्चे. अच्छा जी, डिटर्जेंट्स वगैरह जो कपड़े धोते हैं आप साबुन वगैरह से. अच्छा, इसके अलावा आप डिफरेंट डिटर्जेंट यूज़ करते हैं. सर्फ एक्सेल हो गया, बोनस वगैरह जिस तरह पे आप नाम लेते हैं, एरियल हो गई, इनसे भी बहुत सारे काजेस होते हैं बेटा. देखिए यहाँ पे हैवी मेटल्स वगैरह, टॉक्सिक आयंस वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदायक. डिजीज़ हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ के नाम दिया हुआ है बेटा, इनको ज़रा पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक है. और इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपके पास ये सारी चीज़ें दिया हुआ है. वेस्ट हीट है, स्मोक है, सॉलिड वेस्ट है, ये इन तमाम की वजह से भी पोल्यूशन खास होती है. इसके अलावा लेदर टनल्स में भी है. क्वालिटी ऑफ वाटर पे बेटा यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इनको ज़रा आप लोगों ने पढ़ लेना है. इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपके पास प्योर वाटर डिजोल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रेंज फ्रॉम 4 to 8 पार्ट पर मिलियन. ये आपके पास एमसीक्यूज है बेटा, इसको आपने याद रखनी है. इससे कम ज़्यादा हो जाए, कम हो या ज़्यादा हो जाए बेटा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगे. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ठीक है, इसके अंदर भी उन्होंने एक रेंज दिया हुआ है बेटा. यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जिसके उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए, जिसमें उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन द सैंपल कंटेनिंग dissolved organic matter as a result of biological
oxidation reaction utilized by microorganism in the natural water. The experiment is carried out within a period of the 5 days. ठीक है बच्चे, the concentration of oxygen is calculated at the beginning and at the end of the 5 days, in which a sealed water sample is maintained in the dark and a constant temperature of 20 to 25. कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला बेटा, हायर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल इंडिकेट मोर पोल्यूशन. जिसके अंदर जितने ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो उसमें पोल्यूशन उतनी ज़्यादा हो. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी यहाँ पे दिया हुआ बेटा, तो पढ़ लेना. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आपके पास डिफरेंट मेथड्स है. ठीक है बेटा, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना. कोगुलेशन मेथड है, वाटर डिसइंफेक्टरी बाई क्लोराइड, क्लोरीन. जो क्लोरीन आपने नाम सुना होगा, क्लोरिनेटेड वाटर, ये भी बेसिकली आपके पास वाटर को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर में बेटा यहाँ पे ये बात याद रखनी है बेटा, ये आपके पास अमाइनो क्लोराइड, यहाँ पे आपके पास 3-4 उन्होंने वो दिया हुआ नाइट्रोजन के साथ. क्लोरीन के पावरफुल आई इरिटेंट है ये बच्चे. और अल्कलाइन पीएच कैन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो क्लोराइड. क्लोरिनेटेड वाटर विद ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि ये सारे के सारे आपके लिए क्या होगा बेटा, एक तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं, जिसकी वजह से इनके इफेक्ट डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है. ठीक है बच्चे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपके पास ये लैंडफिल है, लीचेट क्या है आपके पास, इंसिनरेशन. आप इनको ज़रा एक दफ़ा फॉर द सेक ऑफ इस तरह के पॉइंट्स को आपने देखना है, पढ़ लेना. ठीक है बच्चे, सारी चीज़ें यहाँ पर रीड करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपके पास उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है, इसको ज़रा आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि भाई आप कैसे जो है इनको रिसाइकल कर सकते हैं वेस्ट वगैरह को. ये सारे के सारे प्रोसेस मेरे ख्याल है आपने एक दफ़ा जस्ट वैसे पढ़ना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को देखना है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिले जो एमसीक्यूज़ के हवाले से हो. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? हाँ जी, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है. ठीक है जी बच्चे, ठीक हो गया. इनको आपने पढ़ लेना. जो मैंने आपको कहा है ना कि इसमें से कोई एमसीक्यूज मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वैसे ये पॉइंट्स ऐड कर दिया है. सारे के सारे रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बिल्कुल इसमें जो है परेशान ना हो, सारे रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई वो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है जो एमसीक्यूज के हवाले से. इस चैप्टर से भी आपको ज़्यादा 1 या 2 एमसीक्यूज आना है, तो जाहिर बात है वो सारे के सारे आपको यहाँ से उठा के नहीं देंगे, वही पॉइंट्स देंगे जो शुरुआत में आपको मैंने बताया था, उनको आपने पढ़ लेना है. ठीक है बच्चे, इसके बाद बेटा अब इस चैप्टर में से एमसीक्यूज लाजमी आएगा. ठीक है, और ये थ्योरेटिकल है. इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर होगा बेटा आपका, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल. पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल. द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स. ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके पास अल-राज़ी ने क्या किया था, यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है. डॉब्राइनर ने क्या किया था, न्यूलैंड ने क्या किया था, मेंडेलियस ने क्या किया था, मोज़ले ने क्या किया था. बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था और एटॉमिक नंबर को भी डिस्कवर किया था. एडवांटेजेस यहाँ पे दिया हुआ है. मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंस थे, एडवांटेजेस थे. ठीक है, जिसमें बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस उसने रखा था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, ताकि अननोन एलिमेंट्स वगैरह डिस्कवर हो जाए तो वहाँ पे प्लेस कर सके. मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे टू करेक्ट द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज बेरिलियम. इंप्रूवमेंट की जरूरत थी बेटा मेंडेलियस में, जो कि इम्प्रूव किया था मोज़ले ने. ठीक है, मोज़ले ने किया था बेटा, उसने क्या किया, एक तो एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया रादर देन एटॉमिक मैस. मोज़ले ने एटॉमिक मैस के मेंडेलियस ने एटॉमिक मैस के बुनियाद पर अरेंज किया था. मेंडेलियस ने एटॉमिक मैस के बुनियाद पर अरेंज किया था, जबकि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बेस पे उसको अरेंज किया था. इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि नोबल गैसेस के लिए उसने बिल्कुल जगह नहीं रखी हुई थी, लेकिन मोज़ले ने 0 ग्रुप या 8 ग्रुप को उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल कॉलम ए एंड बी टू इरेडिकेट द मिसप्लेसमेंट ऑफ द जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इन सेम वर्टिकल ग्रुप एंड सो मैनी अदर इन द सेम मैनर. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास है बेटा, इसको मैं यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं था. ठीक है, सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जिसमें हमने यहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से दिया हुआ है, वो आपने ज़रा याद रखनी है. यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, इस टेबल में देखें ज़रा. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप नंबर है, पीरियड नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनर्ट गैसेस के हवाले से यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया गया है एमसीक्यूज़ के लिए, आपने ज़रा पढ़ लेना. ठीक है,
एसेंशियल फीचर्स है बेटा, ग्रुप क्या है, पीरियड्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ आपको पता है बेटा। ग्रुप आपको पता है टॉप टू बॉटम, जो आपके पास टॉप टू बॉटम अगर हम आ जाए तो ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट जाए तो पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर्स दिया हुआ, इन तमाम वैल्यूज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फैमिलीज आपके पास क्या क्या है बेटा, अल्कली मेटल्स है, ग्रुप फर्स्ट ए को अल्कली कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए को कहते हैं, चैल्कोजन इसको हम कहते हैं 6 ए एलिमेंट्स, हेलोजन 7 ए एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, ठीक है। अच्छा, कोइनेज मेटल ग्रुप 1 बी को कहते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट, आउटर ट्रांजिशन मेटल, ये तमाम आपके पास एक एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ब्लॉक आपको पता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कौन कौन से हैं और पी में कौन कौन से हैं, डी में कौन कौन से और एफ में कौन कौन से, ये आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से टेबल दिया हुआ है, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बेटा क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा बेटा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड, रिड्यूस द एटॉमिक साइज ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस, द इफेक्ट इज रिमार्केबली इन द लॉन्गर पीरियड्स, देयरफॉर ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट इज सिग्निफिकेंट एंड नोन एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनकी क्या हो जाती है बेटा, साइज डिक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द, ये तो हमने पहले भी बात की बेटा, न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। वेयर नेगेटिव आयन इज इन द ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, ये आपको आपके पास जो है ये पहले भी हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज वगैरह में। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटेलाइट्स क्या है बेटा, इनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने रेट आउट करना है, ठीक है बच्चे। इसी तरह यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये आपको पता है बेटा, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के पेपर के हवाले से। यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से आपने देखना है, कुछ यहाँ पे आपके पास सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, ग्रुप ए फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ग्रुप 7 एलिमेंट के साथ, और आपके पास किसके साथ है बेटा, सिलिकॉन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन फैमिली, जो कि ग्रुप 4 एलिमेंट्स के साथ कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंस है। इन तमाम को जब आप पढ़ेंगे तो फाइनल कंक्लूजन ये थी बेटा कि जो हाइड्रोजन है इनको ज़्यादा रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स और मोनोवेलेंट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस या एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी की वजह से फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया था। पीरियोडिक ट्रेंड्स है बेटा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस हमने पहले भी पढ़ चुका है बेटा उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे भी आपके पास कुछ ट्रेंड्स की बात की है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात की है, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड्स की बात की है। इसी तरह आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पहले हमने डेफिनेशन की बात की बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये आपको पता है ग्रुप में डिक्रीज हो जाती है बेटा। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है इसमें, न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज है और शील्डिंग इफेक्ट है। और ट्रेंड इन द पीरियड क्या आपके पास इंक्रीज होगा, इसके लिए भी यही सेम इफेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हमने पहले कर ली बेटा। मेटालिक करेक्टर क्या है, वो आपके पास यहाँ पे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ केटाइन एंड बेसिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्जेस है और इसमें पीरियड में डिक्रीज होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एन एलिमेंट चेंज टू लिक्विड और गैसियस स्टेट, ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए, थर्ड ए, फर्स्ट ए और थर्ड ए में हमारे पास क्या होगा, ग्रुप में डिक्रीज होगा, फॉर सेकेंड ए ग्रुप इंक्रीज होगा। बेसिकली ये किस वजह से बेटा, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होने की वजह से इनके अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इनके मेन रीजन फैक्टर्स है। और फर्स्ट ए टू 4 ए तक इंक्रीज होगा बेटा, इसके बाद डिक्रीज होगा, ये भी आपके पास एबनॉर्मेलिटी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, उसमें आपके पास यूजुअली सेम रहते हैं ग्रुप में, इसमें आपके पास चेंज हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वजह से की भी बात की है, इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेकेंड ए, और नो रेगुलर ट्रेंड फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बेटा, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस आयंस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डिक्रीज होगी ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है बच्चे। इसके बाद पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स है, कुछ हैलाइड्स के बारे में दिया हुआ है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलाइड्स, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ हैलाइड्स, आयनिक, कोवैलेंट और पॉलीमेरिक, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आपने देखना बेटा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक है आयनिक, कोवैलेंट और
पॉलीमेरिक, इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, जरा इसको गौर से देखना जरा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो प्योरली आयनिक होंगे, इसके अंदर कोवेलेंट होगा, इसके अंदर पार्टली आयनिक होंगे। एलिमेंट्स जो कि इन्वॉल्व होंगे बेटा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉलीमेरिक में भी होंगे। बेसिक यूनिट आपके पास लैटिस स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गैसियस और लिक्विड है, लेयर और चेन फॉर्म है। बेसिक यूनिट आपके पास डिस्क्रीट आयंस है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लो है, मॉडरेट है। एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसका आयनिक का है बेटा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कोवेलेंट का है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड एग्जांपल ऑफ पॉलीमेरिक। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं बेटा पॉलीमेरिक वो आपके पास हैलाइड्स होते हैं जिसके अंदर कोवेलेंट और आयनिक दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद इसमें आपको कुछ और पॉइंट भी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स बेटा, फ्लोराइड्स में ज़्यादा होगी, क्लोराइड में कम, ब्रोमाइड में इससे कम, आयोडाइड में इससे भी कम। बॉन्डिंग कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है। ग्रुप क्लोराइड ग्रुप आपके पास है क्लोराइड कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज के हवाले से दिया हुआ है। कौन से आपके पास पोलर कोवेलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये आयनिक है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। बस एक स्लाइड और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ हाइड्राइड्स, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरमीडिएट। जो आयनिक हाइड्राइड्स है जो कि प्योरली हमारे पास क्या होगा बेटा, आयनिक होगा। कोवेलेंट हमारे पास कोवेलेंट होगा और इंटरमीडिएट में पार्टली आयनिक होगा। देखिए बिल्कुल उसी तरह स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके अंदर भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, पॉलीमेरिक या मीन्स की लेयर और चेन फॉर्म होगा। बेसिक यूनिट डिस्क्रीट आयंस होंगे, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके हाई, इनके लो रेट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स होते हैं बट इन मॉडर्न स्टेट नॉन कंडक्टर है, और ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उनको पढ़ लें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF आउट ऑल्दो इट इज लेस पोलर। जाहिर बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर 2 है। ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर्कर ऑक्साइड्स। लास्ट है बेटा, ये खत्म हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिटिक प्रॉपर्टीज। बेसिक ऑक्साइड, ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल है। ये एसिटिक ऑक्साइड के एग्जांपल है बेटा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स है। ठीक है बेटा, इन पॉइंट्स को आपने पढ़ लेना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया है। मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके पास लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें बेटा, लार्जेस्ट ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर 40 एलिमेंट्स होंगे, 40 एलिमेंट्स। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके पास 6th पीरियड है, 32 एलिमेंट्स होंगे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके पास ग्रुप 8b, 12 एलिमेंट्स होंगे। मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स आपके पास सीजियम, सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट्स आपके पास क्या है, सीजियम है। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो सीजियम, ठीक है बेटा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, फ्लोरीन। लीस्ट मेटालिक एलिमेंट्स फ्लोरीन, और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज आल्सो फ्लोरीन। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होगी अगर नोबल गैसेस की बात करें तो। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फ्लोरीन की होगी। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फॉर एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, जीरो में होंगे, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 8 तक चले जाएंगे। एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैल्यूज फर्स्ट बी की होंगी, कॉर्निश मेटल जिसे हम सिक्का वगैरह बनाते हैं। हैलाइड हैविंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी फ्लोराइड्स की होंगे बेटा। हाइलाइट्स विद स्ट्रॉन्गेस्ट वैंडरवाल्स फोर्सेस आयोडीन की होगी बेटा। एलिमेंट फॉर्मिंग मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स फ्लोराइड्स के होंगे। एलिमेंट्स फॉर्मिंग लेस स्टेबल हाइड्राइड्स हेलियम, लेड, बिस्मिथ की होगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपका ये ख़त्म कर देते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरेटिकल बातें थी बेटा इसके अंदर, ठीक है। इनको आपने जस्ट रेट आउट करना है, ठीक है बच्चे। और यार मैं आपको ये कर देता हूँ।
वीडियो सर गॉन सर, नहीं वीडियो ख़त्म हो गया बेटा। अच्छा मेरे ख्याल बैटरी डाउन हो गया, एक मिनट ज़रा देखता हूँ। चले बेटा कोई बात नहीं, अभी कैमरा मेरे ख्याल बैटरी डाउन हो गया, ठीक है। तो चले देख लेते हैं अभी। एक मिनट सर, उधर ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें इसको। स्लाइड ख़त्म कर दें। अच्छा बच्चे ठीक हो गया, चले बैटरी भी डाउन हो गया, हम तो स्लाइड्स देख रहे थे। ठीक है बच्चे, एफएलपी का सिलेबस बेटा मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कल बता दूंगा आपको एफएलपी का सिलेबस। और बाकी चले बेटा ठीक है, फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।